वेलकम बैक दोस्तों, माय नेम इज़ शिवम एंड यू वाचिंग योर ओन चैनल एसके क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एक बेहतरीन चैप्टर जो कि पॉलिटिकल साइंस के आर्ट्स के उन बच्चों के लिए है जो अपना मेन सब्जेक्ट के तौर पर पॉलिटिकल साइंस को पढ़ते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बेसिकली एक ऐसे चैप्टर की जो कि एक सरकार के अंग का एक हिस्सा है। अगर हम बेसिकली बात करें तो ये जो है, इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने विधायिका के बारे में बात की और अच्छे से उसके बारे में समझा। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे सरकार के एक और अंग जिसका नाम हमारा कार्यपालिका है और इसके बारे में डिस्कस करेंगे हर एक पॉइंट को और समझेंगे कि कार्यपालिका होती क्या है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके जस्ट स्क्रीन के नीचे रेड कलर का बेल आइकन है और सब्सक्राइब को बटन को ज़रूर दबाइए ताकि समय के साथ साथ आपको हमारी सारी वीडियो मिलती रहे। स्टे ट्यून, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसा कि आपको पता ही है कि आज के इस वीडियो लेक्चर में वी आर गोइंग टू स्टार्टिंग द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, द फर्स्ट पार्ट कार्यपालिका, जिसे हम इंग्लिश में एग्जीक्यूटिव भी बोलते हैं या एग्जीक्यूटिव भी बोलते हैं। उसके बारे में हम छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात को जानेंगे और समझेंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम हर एक प्रकार की उन बातों को समझेंगे जो कि कार्यपालिका के अधीन और कार्यपालिका यानी सरकार के एक अंग कार्यपालिका के अधीन आती है। ये किस प्रकार से काम करती है और इसके अंदर किन किन बातों को रखा गया है। शासन विधायिका द्वारा जो कानून बना दिए जाते हैं उनको लागू करने का कौन सी ट्रिक कार्यपालिका द्वारा अपनाई जाती है या ऐसी कौन सी कार्यपालिका विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को किस तरह से लागू करवाती है। यानी हम इस चैप्टर में शासन व्यवस्था के बारे में भी पढ़ेंगे। इस वीडियो लेक्चर को हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द छोटी से छोटी वीडियो में मैं आपको समझा पाऊँ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे कि आपको पता ही है हम चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है कार्यपालिका। तो शब्द दिमाग में आता है कि कार्यपालिका है क्या। कार्यपालिका जब भी शब्द दिमाग में आए तो याद रखना सरकार के 3 अंग, विधायिका, कार्यपालिका और एक तीसरा अंग जिसे हम बोलते हैं न्यायपालिका। 3 अंगों में से एक अंग है हमारा कार्यपालिका। विधायिका का काम जहां कानून बनाने का होता है वहीं पर बने हुए कानूनों को लागू करने की जिम्मेदारी कार्यपालिका को दी जाती है और हमारे देश में शासन व्यवस्था कार्यपालिका के अधीन ही आती है। अब बात आती है कार्यपालिका के अधीन जो शासन व्यवस्था है वो किस देश द्वारा किस प्रकार की अपनाई गई, क्योंकि अलग अलग देशों द्वारा अलग अलग शासन प्रणाली को अपने देश में अपनाया गया। हमारा देश बाकी देशों के मुकाबले बिल्कुल अलग है। डाइवर्सिटीज़ ऑफ द डिफरेंट रिलीजियंस और अलग अलग प्रकार की विचारधारा, भाषाएं और जाति होने के कारण हमारे देश में जो शासन है वो किसी एक व्यक्ति को ना देकर समूह यानी एक ग्रुप द्वारा शासन चलाया जाता है। इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक बार हम देखते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो को हम 2 हिस्सों में बनाएंगे। पहला हिस्सा हमारा ये रहेगा जिसमें हम बात करेंगे कार्यपालिका होती क्या है, कार्यपालिका के प्रकार क्या होते हैं, जिसमें हम बात करेंगे सामूहिक नेतृत्व आधारित प्रणाली के अंतर्गत आने वाली 2 शासन व्यवस्था, जिसमें से भारत द्वारा कौन सी प्रणाली को अपनाया गया ताकि उसके देश का शासन अच्छे से चल सके। आगे हम बात करेंगे एकल व्यक्ति आधारित प्रणाली भी किसे बोलते हैं और साथ ही साथ एकल व्यक्ति आधारित प्रणाली किन देशों द्वारा अपनाई गई। इसी के साथ साथ अध्यक्ष आत्मक शासन प्रणाली जो कि हमारी एकल व्यक्ति आधारित प्रणाली के ही अंतर्गत आती है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ भारत के राष्ट्रपति और उनकी शक्तियों को भी हम एक एक करके समझेंगे कि हमारे देश में भारत के जो राष्ट्रपति है और उनकी शक्तियाँ क्या क्या है। आपातकाल के बारे में पढ़ेंगे जिसका पूरा राइट हमारे देश में राष्ट्रपति को दिया जाता है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे भारत में संसदीय शासन प्रणाली क्यों अपनाई गई और हर एक उन बातों को जो आने वाले चैप्टर में 11th क्लास के आर्ट्स के उन बच्चों के लिए जिनका मेन कोर्स है पॉलिटिकल साइंस, उनके लिए जो इंपॉर्टेंट बातें हैं हम उस सारी बातों को आज के इस वीडियो लेक्चर में रिकॉर्ड करेंगे। मेरे साथ बने रहिए, स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस। स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले शब्द कार्यपालिका से। कार्यपालिका हमारे भारत सरकार के या सरकार के 3 अंगों में से एक अंग है जिसका काम देश में कानूनों को बनाना है, कानूनों को लागू करना।
और जब बात आती है कानूनों को लागू करने की, तो कार्यपालिका का दिमाग में ख्याल सब बच्चों को आना चाहिए, क्योंकि हर किसी का अपना एक काम होता है और सरकार के हिस्सों में कार्यपालिका का काम कानूनों को लागू करना है और कानूनों को बनाने का काम विधायिका का है। जिस बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी है, मैं ऊपर बेल आइकन पे या फिर ऊपर नोटिफिकेशन छोड़ दूंगा स्क्रीन के राइट हैंड साइड पे, आप देख सकते हैं। आप क्लिक करके पहले वीडियो को देखिए जिसके बारे में हमने विधायिका के बारे में पढ़ा है। कार्यपालिका का काम है कानूनों को लागू करना, लेकिन बहुत कम बच्चों को पता है कि कार्यपालिका को एक और नाम, जिसे हम चांसलर राष्ट्रपति के नाम से भी जानते हैं, यानी कार्यपालिका का एक और नाम होता है जिसे हम चांसलर राष्ट्रपति भी कहते हैं। यानी राष्ट्रपति, चांसलर राष्ट्रपति कार्यपालिका का ही एक नाम है। हमारे देश में कार्यपालिका की जो बनावट है उसकी व्यवस्था किसी एकल व्यक्ति के आधार पर नहीं दी है, क्योंकि कार्यपालिका का काम है कानूनों को लागू करना, यानी देश का शासन चलाना। और हमारा देश विभिन्नता होने के कारण हमारे देश में शासन की बागडोर एक व्यक्ति को नहीं दी है। इसी वजह से कार्यपालिका के हम अलग अलग स्तरों को 11th क्लास में पढ़ते हैं, जिसमें से सबसे पहला स्तर आता है सामूहिक नेतृत्व आधारित प्रणाली। अब बच्चे के दिमाग में आता है कि कार्यपालिका के प्रकार में सामूहिक नेतृत्व आधारित प्रणाली क्या होती है, तो एक सिंपल से तौर से हर एक बच्चा इसको क्लियर कर सकता है, क्योंकि सामूहिक नेतृत्व, समूह यानी ग्रुप, नेतृत्व यानी जब कोई शासन किसी एक व्यक्ति की दिशा निर्देशों के आधार पर ना चलाकर एक ग्रुप द्वारा नेतृत्व किया जाता है, गाइड किया जाता है, ऐसी प्रणाली को ही हम सामूहिक नेतृत्व आधारित प्रणाली कहते हैं। लेकिन क्या भारत में सामूहिक नेतृत्व आधारित प्रणाली अपनाई गई है? जिस बच्चे को पता है कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए, और जिसको नहीं पता वो देखिए। सामूहिक नेतृत्व आधारित प्रणाली का मतलब ग्रुप में शासन करना, यानी देश के शासन को एक व्यक्ति द्वारा ना चलाकर एक ग्रुप द्वारा चलाया जाता है। और एक ग्रुप द्वारा चलाया जाने का मतलब है पूरे शासन की बागडोर हमारे देश में किसी एक व्यक्ति या एक प्रमुख के पास इसकी शक्ति नहीं दी गई है। और जब इसके पास हमारी एक प्रमुख शक्ति नहीं दी गई है, तो बात आती है सामूहिक नेतृत्व आधारित प्रणाली के दूसरे प्रकार की, यानी इसके भी दो प्रकार होते हैं। यानी ग्रुप के शासन, किसी भी देश में ग्रुप शासन होगा, इसके दो प्रकार होते हैं। पहला, सामूहिक नेतृत्व में ही संसदीय शासन प्रणाली और अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली आती है। तो एक एक करके बात करते हैं संसदीय शासन और अर्ध अध्यक्षात्मक शासन में क्या होता है। तो एक बार मैं इसे मिटा देता हूँ, जरा डिस्कस करते हैं और जानते हैं कि सामूहिक नेतृत्व प्रणाली में अगर हम गौर से देखें, सामूहिक नेतृत्व आधारित प्रणाली में बेसिक तौर पर दो शासन व्यवस्था आती है। पहली हमारी आती है आपकी, जिसे हम संसदीय शासन प्रणाली कहते हैं, संसदीय शासन प्रणाली। और इसी लिस्ट में हमारी दूसरी आती है अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। चलो एक बार इसको जान लेते हैं, इसके डीप नॉलेज ले लेते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली या अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली जो सामूहिक नेतृत्व आधारित प्रणाली पर निर्भर होती है, ये काम क्या करती है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है और सब बच्चों को अब ये पता लग गया होगा कि हमारे देश में जो शासन प्रक्रिया है वो एक व्यक्ति नहीं चलाता, एक से ज़्यादा व्यक्ति मिलकर शासन को चलाते हैं। और लेकिन ये एक से ज़्यादा व्यक्ति में भी किस तरह की संरचना है, यानी यहाँ पर सरकार का मुखिया कौन है, यहाँ पर देश का मुखिया कौन है, यहाँ पर संसद के प्रति जिम्मेदार कौन है, विधायिका ये किस तरह से जिम्मेदार होते हैं या अपने कार्य को किस तरह से संसदीय या सामूहिक नेतृत्व आधारित प्रणाली में किस तरह का संरचना अपनाई गई है। तो भारत में सामूहिक नेतृत्व आधारित प्रणाली के बेसिस में भारत द्वारा संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है। वहीं पर श्रीलंका जैसे देश में अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। कहने का मतलब है ये बिल्कुल एक दूसरे के सिमिलर है, बट कुछ बातों में ये एक दूसरे के अपोजिट है। इस वजह से समूह में ही दोनों में शासन होगा, लेकिन क्योंकि दोनों में समूह में शासन है इसी वजह से इसे सामूहिक नेतृत्व बोला जाता है। लेकिन इनमें अंतर इसलिए हो जाता है क्योंकि एक तरफ जहां प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है और ज़्यादा शक्तियाँ प्रधानमंत्री को दी जाती है, औपचारिक रूप से ही केवल और केवल हमारे देश का जो सारी शक्तियाँ हैं वो प्रधानमंत्री के पास ना होकर राष्ट्रपति को दी जाती है। लेकिन राष्ट्रपति, हमारे देश का राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का तभी इस्तेमाल कर सकता है जब उसको
प्रधानमंत्री की सलाह लेनी हो, यानी प्रधानमंत्री की सलाह के बाद ही राष्ट्रपति कोई निर्णय ले सकता है। लेकिन वहीं पर हमारे देश में संसदीय शासन प्रणाली में ये होता है, अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में जो सत्ता होती है वो सेम सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री ही होता है, सारी शक्तियां लेकिन राष्ट्रपति के पास होती है। बस यही वो चीज़ है जो इन दोनों में अंतर क्रिएट कर देती है। जरा बात करते हैं संसदीय शासन प्रणाली में। पहला, सरकार का मुखिया, सरकार का मुखिया दोनों ही में कौन होता है? प्रधानमंत्री। वहीं पर अगर मैं बात करूं देश का मुखिया, देश का मुखिया कौन होगा? तो देश का मुखिया यहां पर भी कौन होता है? हमारा राष्ट्रपति। ये दोनों केसेस में होता है। एक मिनट, अगर मैं बात करूं सारी औपचारिक रूप से संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति के पास सारी शक्तियां होती है, लेकिन वहीं पर अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में सारी शक्तियां किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है। और सरकार में डिसीजन लेने का अधिकार भी जहां संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री की सलाह के बाद राष्ट्रपति के पास होता है, वहीं पर यहाँ पर डायरेक्ट राष्ट्रपति अपनी सलाह और अपने बिना किसी राष्ट्रपति की या बिना किसी सलाह के क्या कर सकता है? डिसीजन ले सकता है। बस इतनी सी बात है जो इन दोनों में क्या करती है? डिफरेंस क्रिएट करती है। अगर हम बात करें राष्ट्रपति, हमारे यहाँ पर संसदीय शासन प्रणाली में एक विशेषता बात करें तो संसद का, या हम बोल सकते हैं संसद का मुखिया या लोकसभा का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति, और लोकसभा का अध्यक्ष होता है हमारा प्रधानमंत्री। संसदीय शासन प्रणाली में लोकसभा का अध्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। कौन होता है संसदीय शासन प्रणाली में? प्रधानमंत्री। संसद के प्रति जिम्मेदार होता है संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री। यहाँ पर नहीं होता है ऐसा कुछ। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ संसदीय शासन प्रणाली में और क्या विशेषता है, तो प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुना जाता है। यहाँ पर भी सेम होता है औपचारिक, लेकिन संसदीय शासन प्रणाली में जो राष्ट्रपति होता है उसे बिल्कुल भी प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना जाता। यानी संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो बेसिक स्तर पर किसके आधार पर होता है? राष्ट्रपति का चुनाव वो तुम्हारा पीआर सिस्टम, जो कि हमने थर्ड चैप्टर चुनाव और प्रतिनिधि वाले चैप्टर में, इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेटिव वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है, जिसे हम समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली भी बोलते हैं, जिसे हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। यानी यहाँ पर सरकार, जनता डायरेक्ट वोट नहीं डालती है संसदीय शासन में राष्ट्रपति को। यहाँ पर सरकार के द्वारा चुने गए जो नेता या जनता द्वारा चुने गए जो नेता होते हैं, वो मेजोरिटी वाली पार्टी जो लोकसभा में है उसमें से एक व्यक्ति को राष्ट्रपति के तौर पर नाम बोल सकते हैं अपना वोट देती है और राष्ट्रपति बनाती है। वहीं पर यहाँ पर डायरेक्ट चुनाव होते हैं। और सबसे अच्छी बात है राष्ट्रपति तीनों सेना का अध्यक्ष होता है दोनों शासन प्रणाली में, जल, थल और वायु। प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल के लिए जिम्मेदार होता है या मंत्रिमंडल के प्रति जिम्मेदार होता है, वहीं पर इसमें ऐसा नहीं देखने को मिलता। और सबसे बड़ी बात आए तो संसदीय शासन प्रणाली की अगर हम विशेषता की बात करें तो ये भारत जैसे देश में अपनाई गई है और यूरोप के कई देश, इंग्लैंड, ऐसे कई देशों में अपनाई गई है, ब्रिटेन। वहीं पर अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की अगर मैं बात करूं तो अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को जो मुख्य रूप से अपनाया गया है वो हम कह सकते हैं फ्रांस जैसे देश, ब्रिटेन जैसे देश अगर मैं बात करूं, और श्रीलंका जैसे देश द्वारा अपनाया गया है। तो कहीं ना कहीं हमारे को श्रीलंका जैसे देशों द्वारा अपनाया गया है, तो जिसके कारण हमारे को अर्ध अध्यक्षात्मक और सामूहिक नेतृत्व आधारित प्रणाली की दोनों विशेषताओं के बारे में पता चलता है। लेकिन शासन करने की एक और प्रणाली होती है जो कि कार्यपालिका, हम क्योंकि चैप्टर में बात कर रहे हैं देश के शासन की, तो कार्यपालिका के सामूहिक नेतृत्व आधारित प्रणाली यानी ग्रुप सिस्टम को हमने पढ़ लिया, जिसके दो प्रकार थे। लेकिन सामूहिक आधारित नेतृत्व प्रणाली के एक दूसरा टाइप भी होता है, यानी कार्यपालिका के दो प्रकारों में से एक और प्रकार है जिसे हम बोलते हैं एकल व्यक्ति आधारित प्रणाली। जैसे कि नाम से ही संबोधित हो रहा है या नाम से ही हमारे को आसानी से समझा जा सकता है कि एकल व्यक्ति, यहाँ पर पूरे देश का शासन एक व्यक्ति के द्वारा चुना जाएगा या चलाया जाएगा।
इसे हम अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली भी बोलते हैं। इसकी विशेषता अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या होता है, जहां पर इसमें सामूहिक नेतृत्व आधारित प्रणाली में राष्ट्रपति को डायरेक्ट नहीं चुना जाता, पीआर सिस्टम के आधार पर चुना जाता है, यानी समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के बेसिस पे चुना जाता है वहीं पर, और राष्ट्रपति को इस तरह से चुना जाता है और एफपीटीपी के आधार पर प्रधानमंत्री देश का मुखिया होता है, सरकार का मुखिया होता है। वहाँ पर अगर मैं बात करूँ एकल व्यक्ति आधारित प्रणाली, जैसे अमेरिका जैसे देशों में ये प्रणाली बहुत प्रचलित है, क्योंकि वहाँ पर प्रधानमंत्री का पद नहीं होता है, वहाँ पर जो मुख्य शक्ति होती है, जनता जो डायरेक्ट वोट देती है वो राष्ट्रपति को देती है। एकल व्यक्ति आधारित प्रणाली की अगर हम बात करें तो देश का और सरकार का, देश व सरकार का मुखिया कौन होता है, अगर बात करें एकल व्यक्ति आधारित में तो राष्ट्रपति होता है। ये सरकार के प्रति जिम्मेदार, संसद के प्रति जिम्मेदार बिल्कुल नहीं होता है इस प्रणाली में, जबकि सामूहिक नेतृत्व आधारित प्रणाली में जो भी प्रधानमंत्री होता है वो अपने मंत्रिमंडल के प्रति जिम्मेदार होता है, संसद के प्रति जिम्मेदार नहीं होता। अगर मैं बात करूं इसकी तीसरी क्वालिटी की, तो और क्या क्वालिटी है कि प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुना जाता है, यानी जनता द्वारा चुना जाता है। सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं होता, यानी राष्ट्रपति अगर एकल व्यक्ति आधारित प्रणाली है तो वो सरकार के प्रति भी जवाबदेह नहीं है, सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं है। और एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात निकल के आती है कि एकल व्यक्ति आधारित प्रणाली, जिसे अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है, इस प्रणाली की जो मुख्य विशेषता है वो ये निकल के आती है कि यहाँ पर एक ही व्यक्ति के पास सारी की सारी पावर होती है। तो अभी तक हमने अच्छे से समझा कि कार्यपालिका के दो प्रकार होते हैं, और 11th क्लास के बच्चों के लिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि सामूहिक नेतृत्व आधारित प्रणाली में भारत द्वारा कौन सी प्रणाली अपनाई गई, क्योंकि हमने एकल व्यक्ति को नहीं दिया, क्योंकि हमारी भौगोलिक संरचना जो देश की है वो बिल्कुल अलग है, और एक व्यक्ति हमारे देश के लिए सही नहीं हो सकता वो सारे डिसीज़न की वो सही ले, और एक डिसीज़न एकल व्यक्ति द्वारा एक सोच पर किसी एक समाज के व्यक्ति का भला हो सकता है, एक समाज का भला हो सकता है, लेकिन पूरे देश का भला नहीं होता। इसीलिए हमने सामूहिक यानी ग्रुप शासन को अपनाया, और ग्रुप शासन में भी हमने किसको, संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया। तो होप सो आपको ये समझ आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट हमारा आता है भारत के राष्ट्रपति व शक्तियाँ। भारत कौन, भारत के राष्ट्रपति को, जैसे कि अभी हमने पढ़ा, संसदीय शासन प्रणाली के तहत पीआर सिस्टम, यानी जिस पार्टी के केंद्र सरकार में सबसे ज़्यादा बहुमत होता है और लोकसभा की सीट पर सबसे ज़्यादा मेजोरिटी के साथ जो केंद्र सरकार बनाती है, उसका ही एक दल का नेता राष्ट्रपति के रूप में चुना जाता है, जो कि पीआर सिस्टम, प्रपोजनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम के आधार पर चुना जाता है। अब जो ये प्रपोजनल रिप्रेजेंटेटिव के आधार पर चुना गया नेता होता है, इसका काम क्या होता है या इसकी शक्तियाँ क्या होती है, तो बेसिक तौर पर अगर हम समझें तो भारत के जो राष्ट्रपति है, अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे लिख दूँ तो इसे थोड़ा सा मिटा देते हैं, यहाँ से चालू करते हैं कि भारत के राष्ट्रपति और उनकी शक्तियाँ क्या क्या है। तो सबसे पहले हमारे देश के जो प्रथम नागरिक है, ये भी याद रखना है संसदीय शासन प्रणाली में कि भारत का अगर बात आएगी कि पहला व्यक्ति कौन कहलाता है, तो हमारे देश का प्रथम व्यक्ति हमारे देश के राष्ट्रपति कहलाते हैं। और प्रेजेंट में हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है और प्रेजेंट में हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है, ये कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके मुझे बताइए। और अब हम बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति व शक्तियों की। तो भारत के राष्ट्रपति के पास बहुत सारी शक्तियां हैं, जैसे वित्तीय शक्ति है, जैसे विधायी शक्ति है, जैसे मेन आपातकाल शक्ति है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि क्योंकि हमें पता है कि हमारे देश में एकल व्यक्ति आधारित प्रणाली को बिल्कुल प्रमोट नहीं किया जाता, इसी वजह से हमारे देश में जो देश का सबसे बड़ा व्यक्ति या देश का प्रथम व्यक्ति होता है राष्ट्रपति, वो भी अपनी शक्तियों को डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकता है, क्योंकि हमने सामूहिक में या संसदीय शासन प्रणाली में ये बात स्वीकार की है या हमारे संविधान में ये बात पहले से ही है कि राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का इस्तेमाल केवल प्रधानमंत्री की सलाह के बाद ही करेगा, और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बना देती है इस चीज़ को। तो डिस्कस करते हैं एक बार ढंग से कि भारत में जो राष्ट्रपति है उनके पास शक्तियाँ कौन कौन सी है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं
हमारे देश में भारत के राष्ट्रपति और उनकी शक्तियों के बारे में। तो एक बार मैं इसे मिटा देता हूं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे राष्ट्रपति कौन होता है या राष्ट्रपति किस आधार पर भारत में चुना जाता है। हालांकि ये बात हमने पहले कर ली है, लेकिन भारत के राष्ट्रपति, चलो एक बार समझ तो लेते हैं कि है क्या, चुने कैसे जाते हैं। सबसे पहले हमारे देश के जो राष्ट्रपति होते हैं इन्हें अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, यानी भारत में राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होते हैं। ये लोकसभा की चुनाव में जीती हुई बहुमत दल की सरकार के नेता होते हैं। सबसे पहला, यानी अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। अच्छा, इनका कार्यकाल कितना होता है? तो इनका कार्यकाल होता है 5 साल का। 5 साल के लिए चुने जाते हैं, 5 साल के लिए चुने जाते हैं। और बात करें तो याद रखना दोस्तों, अप्रत्यक्ष रूप से जो चुने जाते हैं वो पीआर सिस्टम द्वारा चुने जाते हैं, जिसे हम समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली भी बोलते हैं। मैं लिख देता हूँ, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। प्रतिनिधित्व प्रणाली। अच्छा, हमारे देश में जो राष्ट्रपति प्रत्यक्ष रूप से 5 साल के लिए चुने जाते हैं, इनके पास बहुत सारी शक्तियां होती है, लेकिन इन शक्तियों को पढ़ने से पहले हम एक और चीज़ इनके बारे में जानते हैं कि भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं ये देश के प्रथम व्यक्ति होते हैं। देश के प्रथम व्यक्ति होते हैं, ये देश के प्रथम व्यक्ति होते हैं। तो हमारे को ये बारे में भी जानना चाहिए, सारी शक्तियां, सरकार की सारी शक्तियां या सबसे ज़्यादा शक्तियां इन्हीं के पास होती है। सारी शक्तियां इन्हीं के पास होती है, लेकिन इन्हीं के पास होती है, लेकिन एक दिक्कत है, सारी शक्तियां इन्हीं के पास होने के बावजूद भी ये अपनी शक्तियों का इस्तेमाल, शक्ति का इस्तेमाल केवल और केवल शक्ति का इस्तेमाल प्रधानमंत्री के सलाह के बाद ही करते हैं। शक्ति का इस्तेमाल प्रधानमंत्री की सलाह के बाद ही करते हैं, कर सकते हैं। यानी हम बोल सकते हैं केवल और केवल औपचारिक रूप से ही ये देश के मुखिया होते हैं। औपचारिक रूप से देश के नेता हैं, देश के नेता है, लेकिन शक्तियों का इस्तेमाल, शक्ति इनके हाथ में नहीं होती है, इनके हाथ में नहीं होती है। तो ये तो थे भारत के राष्ट्रपति। अब जरा हम बात करते हैं हमारे देश के जो राष्ट्रपति होते हैं उनके बारे में। हमने पढ़ लिया कि प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, 5 साल का कार्यकाल होता है, देश का प्रथम व्यक्ति कहलाता है, सरकारी वित्तीय इन्हीं के पास होती है सारी शक्तियाँ। सरकार के इस्तेमाल प्रधानमंत्री, शक्ति का इस्तेमाल जो प्रधानमंत्री है वो मंत्रिमंडल की सलाह के बाद या प्रधानमंत्री की सलाह के बाद ही कर सकते हैं। औपचारिक रूप से देश के नेता तो होते हैं, लेकिन शक्तियों का जो पिटारा होता है वो केवल तभी खुल सकता है जब प्रधानमंत्री इनको सलाह दें। जरा हम इनकी शक्तियों के बारे में जानते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, एक एक करके दोबारा समझते हैं। इनकी जो सबसे पहली शक्ति है वो इनकी एक कहलाती है विधायी शक्ति। विधायी शक्ति। तो विधायी शक्ति के बारे में जानते हैं इनकी। विधायी शक्ति में हम बोल सकते हैं विधायिका यानी संसद के बारे में बात होगी कि इनकी संसद की क्या शक्तियां हैं, या इनके पास संसद की जो शक्तियां होती है वो किस प्रकार की होती है, या ये अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किस आधार पर कर सकते हैं। तो इसे समझने के लिए हम ऐसा कह सकते हैं कि जो राष्ट्रपति होते हैं उनके पास जो विधायी यानी संसद की शक्तियां हैं इनके पास। तो पहली शक्ति यह है कि राज्यसभा से ये 12 सदस्यों को अपनी इच्छानुसार क्या करते हैं, राज्यसभा में भेजते हैं, चुनते हैं। 12 सदस्य चुनते हैं, इनकी ये विधायी शक्ति है, सदस्य चुनना। इसे एक बार मिटा देता हूं मैं, चुनना।
अच्छा, दूसरी इनकी क्या शक्ति है विधायी में मैं बात करूं तो ये संसद का संयुक्त अधिवेशन कभी भी बुला सकते हैं। और ये सबसे बड़ी बात कि हमारे देश में आज तक संसद का संयुक्त अधिवेशन जो है वो 3 बार ही बुलाया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये शक्ति किसके पास होती है? ये विधायी शक्ति है हमारे राष्ट्रपति की। यानी संसद का अधिवेशन बुला सकते हैं और स्थगित भी कर सकते हैं, यानी स्थगित कर सकते हैं। और क्या इनकी शक्तियाँ? और अगर हम बात करें तो तीसरी शक्ति में इनकी बात करें तो राष्ट्रपति की जो अगली शक्ति मानी जाती है विधायी के रूप में कि ये लोकसभा को प्रधानमंत्री की सलाह के बाद क्या कर सकते हैं? भंग कर सकते हैं। भंग मतलब लोकसभा की जो कार्यकाल होता है या लोकसभा में जो हम बोल सकते हैं लोकसभा का जो सदन बैठा हुआ होता है उसको प्रधानमंत्री की सलाह के बाद ये स्थगित कर सकते हैं। यानी लोकसभा के कार्यकाल को समाप्त करना या स्थगित करना। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, स्थगित कर सकते हैं लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह के बाद, प्रधानमंत्री की सलाह के बाद अब बात करें इसकी चौथी शक्ति की तो और क्या हो सकती है या और क्या शक्तियां हैं जो बेसिक तौर पर हमारे को देखने को मिलती है कि किस प्रकार से देश के जो राष्ट्रपति होते हैं वो किस प्रकार से और कार्य कर सकते हैं। और सबसे बड़ी जो इनकी विधायी शक्ति होती है वो क्या होती है कि संसद में कोई भी कानून पास होना केवल एक ही कंडीशन में पास हो सकता है, अगर वो लोकसभा और राज्यसभा में पास हो गया। लेकिन राष्ट्रपति की अनुमति भी बहुत ज़रूरी होती है किसी भी विधेयक या हम बोल सकते हैं किसी भी प्रस्ताव को विधेयक बनाने के लिए, कानून बनाने के लिए। तो इनकी विधायी शक्ति में चौथी आ जाती है कि संसद में कानून प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा होते हैं, का एक अहम अंग है ये। तो ये तो हो गई हमारे देश के राष्ट्रपति की विधायी शक्ति, ये हो गई इनकी विधायी शक्ति। अब हम बात करते हैं हमारे देश के राष्ट्रपति की और शक्तियां क्या क्या है। तो एक बार मैं इसे मिटा देता हूं, एक बार इसे मिटा देते हैं और डिस्कस करते हैं, या एक बार इसे रहने ही देते हैं। हम एक काम करते हैं, इसे मिटा देते हैं। चलिए, देखो गाइस, अगर हम बात करें भारत में संसदीय शासन अपनाने के कारण में, हमने ये बाद में बात करेंगे। भारत के राष्ट्रपति की विधायी शक्ति के बाद हम आते हैं इसके किसकी शक्तियाँ? इसके कार्यकारी, या फिर हम बोल सकते हैं क्योंकि विधायी के बाद इसकी कार्यकारी या वित्तीय शक्ति है, तो इसकी दूसरी शक्ति वित्तीय शक्ति। तो क्या है भारत के राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ, किन्हें बोलते हैं या क्या क्या होती है? तो डिस्कस करते हैं, लेट्स डिस्कस। पहली इनकी जो वित्तीय शक्ति है वो ये है कि आपातकाल के दौरान या फिर अगर किसी राज्य को या किसी भी देश को इनके पैसों की ज़रूरत हो, या फिर हम बोल सकते हैं किसी भी प्रकार की वित्तीय बजट या वित्तीय विधेयक का जो हम बोल सकते हैं प्रस्ताव अगर संसद में लाना है तो राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही आता है। यानी वित्तीय विधेयक राष्ट्रपति की सलाह के बाद कहाँ आता है? संसद में आता है, पेश होता है। आपातकाल की स्थिति में, यानी मान लो कहीं पर दिक्कत हुई तो बिना सरकार से पूछे ये क्या कर सकते हैं? सरकारी धन से, सरकारी खजाने से क्या कर सकते हैं? पैसा दे सकते हैं। धन विधेयक वित्तीय शक्तियों में अगर हम बात करें हमारे देश के राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों में क्या क्या होता है या कैसे होता है, तो जैसे कि सबको पता है कि धन विधेयक वित्तीय विधेयक राष्ट्रपति की सलाह के बाद ही संसद में पेश होता है, ये बात हमारे को पता है। सरकारी खजाने से पैसा दे सकते हैं। तीसरा
सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार पर इन्हें पैसों के मामले में क्या नहीं होता, पैसों के मामले में ज़्यादा जानकारी देनी नहीं होती, यानी ये इस चीज़ में इनको छूट होती है कि मामले में जानकारी नहीं देते। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश में जितना भी वित्तीय आवंटित होता है पैसा, वो इनके सिग्नेचर के बाद ही होता है। तो ये इनकी वित्तीय शक्ति है, यानी विधायी शक्ति के बाद हमने बात की इनकी वित्तीय शक्ति की। अब हम बात करते हैं इनकी कौन सी शक्ति, तो लेट्स सी और डिस्कस करते हैं भारत के राष्ट्रपति की विधायी वित्तीय शक्ति के बाद सबसे इंपॉर्टेंट के कार्यकारी शक्ति की। कार्यकारी शक्ति, तो भारत के राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति क्या होती है? कार्यकाल से ही पता लग रहा है कि हमारे देश में कार्य करने की क्या क्या शक्तियां हैं। तो सबसे पहले इनकी कार्यकारी शक्ति यह है कि ये देश के प्रमुख हैं, देश के प्रमुख है। दूसरा, तीनों सेना के अध्यक्ष होते हैं, तीनों सेना के अध्यक्ष हैं। कौन सी? जल, थल और वायु, इन तीनों के क्या होते हैं? ये अध्यक्ष होते हैं। अच्छा, और क्या है इनकी कार्यकारी शक्ति? अगर मैं बात करूं तो देश के प्रमुख नेता होते हैं और मंत्रिमंडल में पद को बांटते हैं। जितने भी बड़ी सरकारी संस्थान है जैसे आईपीएस, आईएएस, इसको जो भी कंडक्ट करवाता है उनके पद पर बैठे हुए सबसे सर्वोच्च अधिकारी यानी यूपीएससी और इस प्रकार की जितने भी है जो संस्थाएं होती है के अध्यक्षों की नियुक्ति भी यही करते हैं, अध्यक्षों की नियुक्ति करते हैं। और क्या हो सकता है? देश के कार्यकारी शक्तियों के रूप में इन्हें जाना जाता है, या राष्ट्रपति की एक कार्यकारी शक्ति है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें कि कार्यकारी शक्ति में राष्ट्रपति की तीनों सेना के अध्यक्ष हैं, देश के प्रमुख हैं, मंत्रिमंडल बांटते हैं, और सबसे बड़ी बात कि प्रधानमंत्री की सलाह के बाद, प्रधानमंत्री की सलाह के बाद पद को, या फिर हम बोल सकते हैं मंत्रिमंडल या मंत्री पद को क्या होता है? दिया जाता है, देते हैं। सारी चीज़ें, बात वही आ गई, हमने इनकी शक्तियाँ पढ़ी, लेकिन ये सारी शक्तियाँ प्रधानमंत्री की सलाह के बाद होती है। ये सारे बच्चों को ध्यान में रखना है। तो अगर हम देखें व्हाइट बोर्ड पर, तो हमने सबसे पहले पढ़ा हमारे देश के राष्ट्रपति कौन होते हैं, उनके बारे में जाना। हमने पढ़ा विधायी शक्ति में उनके पास कौन कौन से अधिकार आते हैं। राज्य में राज्यसभा 12 सदस्य चुनता है, राज्यसभा से 12 सदस्यों को चुन सकते हैं। संसद का अधिवेशन बुला भी सकते हैं और स्थगित भी कर सकते हैं। लोकसभा के कार्यकाल का स्थगित करना इनके हाथ में होता है, लेकिन कब होता है? जब प्रधानमंत्री की सलाह ये ले, यानी लोकसभा का कार्यकाल भंग कर सकते हैं। संसद में कानून बनाने की प्रक्रिया का अहम अंग है, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा के पास होने के बाद और 2/3 बहुमत मिलने के बाद इनकी स्वीकृति अनिवार्य होती है, नहीं तो वो प्रस्ताव केवल प्रस्ताव ही रहता है, विधेयक नहीं बनता। अगर हम बात करें आगे की तरफ बढ़े तो हम जानते हैं इनकी विधायी शक्ति या वित्तीय शक्तियों में क्या आता है। ये वित्तीय विधेयक राष्ट्रपति की सलाह के बाद ही संसद में पेश होता है। कोई भी वित्तीय विधेयक यानी ऐसा विधेयक जो पैसे या कर से जुड़ा हुआ होता है, वो इनकी सलाह के बाद ही लोकसभा में पेश होगा। ये भी बात याद रखना, राष्ट्रपति की सलाह के बाद ही संसद में, एक जरूर याद रखना, लोकसभा में पेश होगा, क्योंकि राज्यसभा को केवल और केवल वित्तीय विधेयक पे सलाह दे सकते हैं 13 दिन तक, ठीक है ना। 13 दिन में सलाह देने का अधिकार होता है, लेकिन वो मानना ना मानना लोकसभा के हाथ में होता है। सरकारी खजाने से पैसा दे सकते हैं किसी भी राज्य को या किसी प्रकार से, किसी से बिना पूछे। सरकार पर इन्हें पैसे की जानकारी नहीं देनी होती है, कोई अधिकार, यानी इनको पूरी छूट होती है। अगर हम बात करें इनके कार्यकारी शक्ति की, देश के प्रमुख है, तीनों सेना के अध्यक्ष, जल थल वायु के, मंत्रिमंडल पद को बांटते हैं। एक बार सरकार बनती है तो शपथ प्रधानमंत्री फिर चाहे मंत्रिमंडल, इन सभी को जो शपथ दिलाते हैं वो देश के राष्ट्रपति द्वारा ही दिलाई जाती है।
यूपीएससी के अध्यक्षों की नियुक्ति करते हैं। यूपीएससी कहने का मतलब बड़े बड़े जो संस्थान है, सरकारी संस्थान, उनके अध्यक्षों की नियुक्ति भी यही करते हैं अगर हम बात करें। और बात करें प्रधानमंत्री की सलाह के बाद पदों को देते हैं, पदों को बांटना या पदों को देना भी इनका एक काम है। अब हम बात करेंगे, ये अगर वीडियो समझ आ गई तो बहुत अच्छी बात। एक बार सारे बच्चे वीडियो को पोस्ट कर लीजिए, मैं हट जाता हूँ, और इसको क्या कर लीजिए, एक बार फटाफट से स्क्रीनशॉट लेके आप देख लीजिए आपको जो समझ आ रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनकी सबसे इम्पोर्टेंट शक्ति। क्या अभी तक हमने जो शक्तियाँ पढ़ी वो इनकी इनफ है? तो नहीं, इनकी एक और ऐसी शक्ति है जो सबसे इम्पोर्टेंट है और पेपरों में 101% चांस होता है कि वो क्वेश्चन आ जाता है। तो एक बार इसे मिटा देते हैं, या हम एक काम करते हैं यहाँ से इसे मिटा देते हैं, क्योंकि हमने इनकी शक्तियाँ तो पढ़ ली, लेकिन अभी भी एक ऐसी चीज़ है जो हमने नहीं पढ़ी है। ये छोड़ देता हूँ जिन बच्चों ने नहीं लिखा। तो वो क्या चीज़ है? वो है आपातकाल व प्रकार, क्योंकि हमारे देश में आपातकाल की शक्ति वो राष्ट्रपति के पास ही होती है। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और कंटिन्यू करते हैं। आपातकाल व प्रकार, जैसे कि काफ़ी बच्चों को ये डाउट रहता है कि क्या राष्ट्रपति शासन और अगर आपातकाल की बात करूं, क्या ये दोनों अलग अलग है? वर्सेस मैंने इसलिए लगाया ताकि बच्चों को ये बात क्लियर हो जाए कि राष्ट्रपति शासन और आपातकाल एक ही होता है, ये अलग अलग नहीं होता। यानी जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि राष्ट्रपति के पास कार्यकारी, विधायी, वित्तीय और न्यायिक शक्ति होती है। हालांकि मैंने न्यायिक शक्ति को अभी तक मेंशन नहीं किया है। न्यायिक शक्ति में और कुछ नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सलाह के बाद क्या होता है, नियुक्त की जाती है। सुप्रीम कोर्ट के जो 31वें जज होते हैं, जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनकी नियुक्ति करते हैं। खास मुद्दों पर सलाह बातचीत के बाद क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। सलाह ले भी सकते हैं और सलाह दे भी सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को। ये इनकी न्यायिक शक्ति है। क्योंकि अभी हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है, और ये इंडिविजुअली अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाता है कि आपातकाल क्या होता है या आपातकाल के प्रकार क्या है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि आपातकाल किसे बोलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपातकाल शब्द होता क्या है। आपातकाल का मतलब होता है इमरजेंसी। इंग्लिश में से इमरजेंसी और हिंदी में हम इसे राष्ट्रपति शासन या आपातकाल के नाम से जानते हैं। आपातकाल एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे जब देश में अलग अलग स्थिति पे आपातकाल को लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन या आपातकाल जो होता है, ये 3 स्तर पर भारत के संविधान में मेंशन किया गया है राष्ट्रपति की शक्ति में। यानी आपातकाल को राष्ट्रपति शासन भी बोलते हैं। और हमारे देश में भारतीय संविधान के अनुच्छेद, अगर हम बात करें तो अनुच्छेद नंबर, एक मिनट, हाँ, भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 352 से 360 में आर्टिकल नंबर 352 टू 360 में 3 प्रकार के आपातकाल को लगाया गया है। यानी अगर मैं बात करूं हमारे देश के राष्ट्रपति शासन की या फिर आपातकाल की, तो हम बात करते हैं कि ये 352 अनुच्छेद से 360 अनुच्छेद में रखा गया है। और ये 3 प्रकार के होते हैं, यानी आपातकाल के प्रकार। एक एक करके समझते हैं आपातकाल के प्रकार, और इनको बहुत आसानी से समझा जा सकता है क्योंकि तीनों सिचुएशन कौन सी है या तीनों सिचुएशन में कौन से अनुच्छेद में आते हैं आपातकाल, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो पहले हम बात करेंगे पहला, दूसरा और तीसरा, यानी तीनों आपातकाल के नाम की बात कर लेते हैं और किस सिचुएशन में लगाया जाता है हम एक एक करके समझते हैं। तो पहला आपातकाल अनुच्छेद 352 से आर्टिकल नंबर 352 से 355 में रखा गया है। ये बात बच्चे को पता होनी चाहिए कि 352 से 355 यानी अनुच्छेद 352 से 355 में जो आपातकाल रखा गया है वो एक ऐसी सिचुएशन के आधार पर रखा गया है जब देश में कोई विदेशी आक्रमण हो जाए। यानी अगर हम बात करें डायरेक्टली, जब देश में कोई विदेशी आक्रमण की स्थिति होती है तो देश में जो आपातकाल लगाया जाता है वो 352 से 355 अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। तो विदेशी आक्रमण की स्थिति में, तो ये याद रखना गाइस कि आपातकाल विदेशी आक्रमण की स्थिति में जो लगाया जाता है वो अनुच्छेद नंबर 352 से 55 में रखा गया है।
दूसरे आपातकाल की अगर मैं बात करूं तो दूसरे आपातकाल को अनुच्छेद 356 से अनुच्छेद नंबर 359 तक रखा गया है। और ये जो दूसरे प्रकार का आपातकाल है ये किस स्थिति में लगाया जाता है, अभी हम बात करेंगे कि आपातकाल होता क्या है, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपातकाल के प्रकार क्या है। तो ये लगाया जाता है जैसे ये विदेशी आक्रमण जब देश में या राज्यों में जो कानूनी डर है या फिर हम बोल सकते हैं समाज में जब असामाजिक या फिर राज्यों में शासन व्यवस्था डगमगा जाए, शासन व्यवस्था खतरे में हो तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री व मंत्रिमंडल की सलाह के बाद राज्यों में आपातकाल लगा सकता है। और राज्यों में शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए जब तक सिचुएशन नॉर्मल नहीं हो जाती, अनुच्छेद नंबर 356 से 59 वाला क्या आपातकाल लगाया जाता है जो अनुच्छेद में रखा गया है। और तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपातकाल वो हमारा आता है अनुच्छेद नंबर 360। और ये कब लगाया जाता है, जब देश में बेरोजगारी, देश में वित्तीय संकट आ जाए, यानी अनुच्छेद 360 आर्टिकल नंबर 360 में वित्तीय संकट की स्थिति में जब देश में आपातकाल लगाया जाता है, ये वो वाला आर्टिकल है या वो वाला आपातकाल है वित्तीय संकट की स्थिति में। यानी हमारे देश में 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं। पहला 352 से 355 अनुच्छेद में जिसे हम विदेशी आक्रमण, जब देश में विदेशी आक्रमण हो जाए, 356 से 359 जो राज्यों में शासन व्यवस्था खतरे में आ जाती है या फिर हम बोल सकते हैं कानून व्यवस्था पूरी डगमगा जाए तो स्थिति में लगाया जाता है। और 360 अनुच्छेद में जो आपातकाल की शक्ति है वो वित्तीय संकट की स्थिति में देश में लगता है। तो सबसे पहले एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे को ये भी पता होना चाहिए कि आपातकाल बोलते किसे हैं। आपातकाल राष्ट्रपति द्वारा, जिसे राष्ट्रपति शासन के नाम से भी जाना जाता है, एक ऐसी शक्ति जब देश के बाहरी रूप से या फिर देश के आंतरिक रूप में अगर कोई खतरा हो जाए तो इस स्थिति को संभालने के लिए और इस स्थिति को कायम करने के लिए राष्ट्रपति के पास संविधान द्वारा एक खास शक्ति दी गई है जिसे हम क्या बोलते हैं, आपातकाल की शक्ति या फिर राष्ट्रपति शासन। आपातकाल की शक्ति 6 महीने तक लगाई जा सकती है, 6 महीने के बाद इसे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर 6 महीने की इसकी तारीख या टाइम होता है। लेकिन ये 6 महीने तब तक आपातकाल लगाया जाता है जब संसद की अनुमति हो, संसद की अनुमति या मंत्रिमंडल की अनुमति हो। लेकिन अगर राष्ट्रपति ने बिना संसद और बिना प्रधानमंत्री की सलाह पर कोई आपातकाल लगाया तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 माह ही लगाया जा सकता है, उसके बाद राष्ट्रपति को उसे समाप्त करना होगा। यानी आपातकाल 3 अलग अलग स्थिति में, विदेशी आक्रमण की स्थिति में जो आपातकाल लगाया जाता है उसके जो पॉइंट है, उसके पॉइंट ये है कि अगर मान लो तुम्हारे देश में कल को कोई हमला हो जाता है तो इस स्थिति में आपातकाल में होता क्या है, जो देश के नागरिकों के पास मौलिक अधिकार है वो सारे छीन लिए जाते हैं। और जो सामूहिक आधारित प्रणाली है जो हमने पढ़ा था जिसमें संसदीय शासन है और हमारे देश द्वारा हमारे को मौलिक अधिकार दिए जाते हैं, वो सारे छीनकर हमारे देश का शासन एकल शासन में बदल जाता है जो कि राष्ट्रपति और हमारे प्रधानमंत्री के हाथ पर आ जाती है। क्योंकि प्रधानमंत्री मैंने इसलिए बोला क्योंकि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह के बाद ही कोई डिसीजन लेता है। यानी आपातकाल की स्थिति में संघात्मक शासन या संघीय शासन हमारी एकात्मक शासन में परिवर्तित हो जाता है या कन्वर्ट हो जाता है। तो यानी मौलिक अधिकार छिन जाते हैं, लोगों को घरों से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होती है। इस प्रकार से आपातकाल को देखा जाता है। विदेशी आक्रमण में जब मान लो हमारे देश में कोई विदेशी आक्रमण हो जाए तो इस स्थिति में लोगों के अधिकारों को छीन लिया जाता है, उन्हें घर के अंदर रहने की इजाज़त होती है या आदेश जारी किया जाता है। और जब तक जारी किया जाता है जब तक कोई देश में नॉर्मल अनुकूल माहौल ना हो जाए और देश का जो भी हम बोल सकते हैं तनावपूर्ण वातावरण है वो ख़त्म ना हो जाए तब तक ये लगाया जाता है। लेकिन ये बात हमेशा पता होनी चाहिए बच्चों को कि आपातकाल में विदेशी आक्रमण की स्थिति में भी आपातकाल केवल तभी लगेगा जब प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की सदस्य या सदस्यों द्वारा डिस्कस कर प्रधानमंत्री की सलाह के बाद ही अगर प्रधानमंत्री अप्रूवल देता है तो राष्ट्रपति क्या करता है, आपातकाल लगाता है। कोई भी आपातकाल वो, केवल मैं विदेशी आक्रमण की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर राज्यों के शासन व्यवस्था और वित्तीय संकट की व्यवस्था सबकी बात कर रहा हूँ। अगर हम बात करें राज्यों के शासन व्यवस्था के खतरे में जब होना, मान लीजिए कि आपका कोई राज्य है
में बहुत ज़्यादा असामाजिक तत्व बढ़ गए, दंगे हो रहे हैं और उस राज्य की पुलिस और प्रशासन व्यवस्था वहाँ पर शांति कायम करने में असफल हो गई है। तो इस स्थिति में देश के शासन को कायम करने के लिए जो केंद्र सरकार होती है और जो राज्य सरकार केंद्र सरकार से अनुमति लेती है और राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को पत्र लिखा भेजा जाता है और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह के बाद, अपने मंत्रिमंडल की सलाह के बाद ही अगर उसे ऐसा लगे कि राज्यों का शासन व्यवस्था अब राज्य सरकार द्वारा व्यवस्थित नहीं किया जा सकता है या राज्य सरकार असक्षम है देश में कानून व्यवस्था है, अपने राज्य में कानून व्यवस्था को कायम करने में, दंगे फसाद और लोगों के अधिकारों को नहीं सुरक्षित कर पा रही है, तो इस स्थिति में राज्य सरकार के शासन व्यवस्था को राष्ट्रपति द्वारा संभालने के लिए वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। और राष्ट्रपति शासन जब किसी राज्य में लगता है तो उस राज्य सरकार की पावर छीनकर राष्ट्रपति यानी केंद्र सरकार के पास आ जाती है, क्योंकि राष्ट्रपति शासन में राष्ट्रपति द्वारा ही उस राज्य पर अपने हिसाब से कार्रवाई की जाती है। ऐसा बहुत कुछ होता है, जैसे जम्मू कश्मीर में अभी हाल ही में हुआ था कि अलायंस बनी थी बीजेपी पार्टी और हमारी बोल सकते हैं कि जम्मू कश्मीर की पार्टी महबूबा मुफ्ती की पार्टी की एक अलायंस बनी थी और वहाँ पर सरकार बनी थी। हालांकि वो गठबंधन टूट चुका है आज के टाइम पे, मैं वो एक एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ। तो वहाँ पर अब वो टूट चुका है तो वहाँ पर कोई पार्टी का बहुमत नहीं है, तो अभी वहाँ पर आपातकाल था, अभी भी का आपातकाल है। राज्यों में शासन व्यवस्था खतरे में होना, तो इस स्थिति में और याद रखना जब आपातकाल लगाया जाता है तो लोगों को घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं होती है, शांति व्यवस्था कायम करना और ग्रुप में ना निकलने की सख्त हिदायत होती है। ऐसा करने पर अगर जो इन नियमों को नहीं मानता है तो कानूनी कार्रवाई का भी प्रावधान होता है आपातकाल में। और बात करते हैं वित्तीय संकट की स्थिति। क्या हमारे देश में, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्या हमारे देश में आज तक इन तीनों में से कोई आपातकाल लगा है? अक्सर बच्चा सुनता है धारा 144। धारा 144 का मतलब भी यही होता है, लेकिन ये आपातकाल नहीं होता, इसे कर्फ्यू बोलते हैं एक प्रकार से। जब किसी जगह का माहौल एकदम असामाजिक हो जाए या फिर सरकार की पकड़ से बाहर हो जाए, प्रशासन की पकड़ से बाहर हो जाए, तो वहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्तियों को खड़े होने और रोकने पर सख्त कानूनी कार्रवाई का आदेश जब जारी किया जाता है तो 144 धारा के तहत होता है। 144 धारा वही धारा होती है जहाँ पर कोई भी व्यक्ति ग्रुप में नहीं खड़ा हो सकता, शक के बिहार पर किसी को भी पकड़ा जा सकता है, और ये ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कानून व्यवस्था को दोबारा से वहाँ पर कायम किया जा सके। तो मेरे को आपको बताना है कि वित्तीय संकट या आपातकाल के इन तीनों प्रकार में से कौन सा प्रकार हमारे देश में पहले लग चुका है। तो वीडियो पॉज करना, क्योंकि मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। वीडियो पॉज करके बताना मुझे। देखिए, वित्तीय संकट की स्थिति में क्या होता है। वित्तीय संकट जब देश में आर्थिक स्थिति पूरी चरमरा जाए, चरमराने का मतलब है हमारा जो टैक्स सिस्टम है, हमारा जो देश का टैक्स कलेक्शन है वो पूरी तरह से कोलैप्स जब कर गया। अगर मान लो कोलैप्स कर गया, देश में बेरोजगारी, देश में भुखमरी, देश में वित्तीय संकट, सरकार का खजाना खत्म होना, इस स्थिति में वित्तीय संकट की स्थिति मानी जाती है। और इस स्थिति में देश में क्या कर दिया जाता है, सारी व्यवस्थाओं को बंद कर दिया जाता है और हमारे देश में सबको छूट है बोलने की, चलने की, रहने की, और उस सारी छूटों को छीन लिया जाता है और वित्तीय संकट आपातकाल लगा दिया जाता है। जहाँ पर ये बात पता लग जाती है लोगों को कि सरकार काबिल नहीं है कि वो क्या कर सके, देश में लोगों को नौकरी दे सके, देश में लोगों को शासन व्यवस्था दे सके। और ऐसा ही हमारे देश में इंदिरा गांधी सरकार के दौरान सन 1975 में वित्तीय संकट आपातकाल लगाया हुआ है, जिसमें काफ़ी लोग मारे गए थे क्योंकि दंगे हुए थे। और 1975 में इसे काला दिन के रूप में भी सेलिब्रेट करती हैं कई पार्टियाँ। तो वित्तीय संकट की स्थिति में भी अगर राष्ट्रपति या फिर सरकार को, केंद्र सरकार को ये लगता है कि उनके पास अब इतनी क्षमता नहीं है कि वो देश के शासन में या देश की सरकार या अपनी जनता के लिए नौकरियां या अपने देश के लोगों के लिए वित्तीय रूप से सहायता कर पाए या फिर सरकारी रूप से कोई मदद कर पाए, तो इस स्थिति में सरकार प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की सलाह के बाद राष्ट्रपति को ये बात बताती है और ये तीनों डिसाइड करने के बाद उस पूरे देश में ये वित्तीय संकट की जो स्थिति है, यह आपातकाल हम पूरे देश की बात करें तब लगाया जाता है। लेकिन इन तीनों स्थिति में एक बात कॉमन सी है कि राष्ट्रपति डायरेक्ट आपातकाल नहीं लगाता है। राष्ट्रपति के पास आपातकाल लगाने की शक्ति जरूर है, लेकिन मैंने जैसे कि पहले भी बताया हुआ है, हमारी सामूहिक आधारित नेतृत्व प्रणाली में हमने या हमारे संविधान में जो व्यवस्था कायम की है वो राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री की सलाह के बाद ही लगाएगा। अगर मंत्रिमंडल और
राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री द्वारा इस चीज़ की अनुमति दी जाती है, अदरवाइज़ वो आपातकाल नहीं लगाया जा सकता। अगर मैं बात करूं कि आपातकाल की ज़्यादा से ज़्यादा ड्यूरेशन यानी समय अवधि कितनी होती है, तो अगर वो आपातकाल या राष्ट्रपति द्वारा जो आपातकाल लगाया गया कोई सा भी हो सकता है, 52 से 55, 56 से 59 और 60, यानी विदेशी आक्रमण की स्थिति में, राज्यों की शासन व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति में और वित्तीय संकट की स्थिति में कोई भी आपातकाल हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक लगाया जा सकता है। उसके बाद दोबारा से लिखित तौर पर देना होता है और उसके बाद बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए राष्ट्रपति ने सलाह ही नहीं ली और डायरेक्ट लगा दिया बिना मंत्रिमंडल की अनुमति के, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने तक ही होगा। 2 महीने के बाद उसे हटाना पड़ेगा या फिर मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री की सलाह उसे लेनी ही पड़ेगी। तो ये था आपातकाल व इसके प्रकार जो अनुच्छेद 352 से 360 के अंतर्गत 3 स्तर में बांटे गए हैं, और होप करता हूँ आपको अच्छे समझ आए होंगे। अब जो मेन है कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली के कारण क्या है, यानी भारत में संसदीय शासन प्रणाली क्यों अपनाई गई, तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जिस बच्चे ने नहीं लिखा वो देख सकता है, होप सो आपने देख लिया होगा। तो देखिए गाइस, हमारे देश में संसदीय शासन प्रणाली अपनाने के क्या कारण थे, तो अगर मैं एक बात गौर करवाऊं तो कार्यपालिका के प्रकार में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि कार्यपालिका के प्रकार में हमने पढ़ा था सामूहिक नेतृत्व आधारित प्रणाली, सामूहिक नेतृत्व आधारित प्रणाली, और सामूहिक नेतृत्व आधारित प्रणाली में हमने 2 प्रकारों में से एक प्रकार जिसे संसदीय शासन बोलते हैं उसके बारे में पढ़ा था, जो कि भारत द्वारा अपनाया गया है। हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे ऐसा क्यों हुआ कि हमारे देश ने कार्यपालिका के प्रकार या शासन व्यवस्था में इसी को अपनाया। हमने अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली जो कि एकल व्यक्ति आधारित प्रणाली थी, उन्हें क्यों नहीं अपनाया। तो देखिए इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं, कोई 1-2 रीज़न है नहीं इसके पीछे। सबसे पहले अगर मैं रीज़न की बात करूं ऐसा क्या था, तो पहला रीज़न इसका सामने निकल के आता है, वो ये है कि संसदीय शासन प्रणाली को अपनाने के पीछे जो सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है, या इसी संसदीय शासन प्रणाली को क्यों भारत में अपनाया, इसका जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो ये है कि जब हमारा देश आज़ाद भी नहीं हुआ था, वो साल था 1919 से 1935, तो भारत में एक अधिनियम आया, एक कानून आया, एक अधिनियम आया जिसे हम क्या बोलते हैं, भारतीय कानून अधिनियम बोल लो या भारतीय अधिनियम बोलो, भारतीय सरकार अधिनियम बोलते हैं वैसे हम इसे, भारत सरकार अधिनियम। और इसी अधिनियम के द्वारा ही या इसी अधिनियम के तहत ही हमको ये पता लगा कि ये व्यवस्था, संसदीय शासन व्यवस्था हमारे देश के लिए एक बेहतर व्यवस्था है कंपैरिजन टू अर्ध अध्यक्षात्मक या फिर एकल व्यक्ति आधारित प्रणाली, क्योंकि हमारे देश में विभिन्नता, हमारे देश का स्वरूप अन्य देशों के मुकाबले बिल्कुल अलग है। अच्छा, और क्या रीज़न है, एक तो हो गया भारत सरकार अधिनियम में ये व्यवस्था पहले से ही चेक कर ली थी, तो जब हमारे देश का संविधान बना तो हमारे को दिक्कत नहीं हुई इसे चुनने में, क्योंकि पहले ही से पता लग गया था कि ये अधिनियम हमारे लिए, जो ये अधिनियम पहले अपनाया गया था इस दौरान, तो वो हमारे देश के लिए अनुकूल था, जिसमें संसदीय शासन प्रणाली को रखा गया था। दूसरा रीज़न, संसदीय शासन प्रणाली देश के लिए क्यों अपनाई गई, तो दूसरा ये था हमारे देश के लिए अनुकूल थी, यानी देश की व्यवस्था के लिए बेहतर थी ये। अब बच्चे का दिमाग में आता है कि बेहतर कैसे थी, तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी ये समझा दिया है, बेहतर का मतलब यहाँ पर मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि हमारे देश में ना विभिन्नता है, और विभिन्नता होने के कारण हमारे देश का जो शासन है ना, उसे कुछ इस प्रकार से तैयार करना था, जो उन्होंने भी संविधान बनाया या जिन्होंने संविधान में इस शासन व्यवस्था को बनाया, कि वो हर एक व्यक्ति का फ़ायदा करें। और इसी वजह से हमारे देश में संसदीय शासन प्रणाली में अपनाया गया, संसदीय शासन प्रणाली पर ही जोर दिया गया कि इसे अपनाया जाए। क्यों अपनाया जाए, ताकि ये हमारे देश को अच्छे रूप से या अच्छी तरीके से चला सके, ठीक है। और भी इसके कई सारे हैं, अगर हम बात करें तो जैसे कि हमारे को पता ही है, इस व्यवस्था की तीसरी विशेषता यह है कि संसदीय शासन व्यवस्था में ना एक व्यक्ति शासन नहीं करता, एकल व्यक्ति शासन नहीं करता। क्यों, समूह द्वारा होता है इसमें, तो ये हमारे देश के लिए सबसे बेहतर थी। और क्या है,
संसदीय शासन व्यवस्था में हमारे को पता लगा कि संसदीय शासन व्यवस्था में ये विधायिका के प्रति जिम्मेदार होती है या विधायिका के प्रति जिम्मेदार है। पांचवा कारण अगर हम बात करें क्यों हमने संसदीय शासन प्रणाली को ही अपनाया, तो वो इसलिए अपनाया क्योंकि हमारे देश में हमें चाहिए था शासन के स्तर के अलग प्रकार। यहाँ पर अलग प्रकार का मतलब ये है कि हमारे को अपने देश में एक ऐसा शासन व्यवस्था चाहिए थी जो हमारे देश में प्रॉपर तरीके से हर एक वर्ग, हर एक समाज और हर एक जात का पूरा विकास करे और सबको बराबर का सम्मान दे। संसदीय शासन प्रणाली को अपनाने के और भी ऐसे कारण हैं। पहले एक बार ये देख लीजिए, मैं पानी पी लेता हूँ। तो अगर हम आगे बात करें संसदीय शासन प्रणाली को अपनाने के पीछे के कारण, तो छठा कारण हम देख सकते हैं। हाँ, छठा कारण हम देख सकते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली ही भारत में क्यों अपनाई गई। तो उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण माना जाता है, वो ये माना जाता है कि यहाँ पर जो राष्ट्रपति होता है ना, वो औपचारिक राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का क्या होता है, नाम मात्र देश का क्या होता है, प्रमुख होता है, देश का प्रमुख। क्योंकि सारी शक्ति तो हमने किसको दी हुई है, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल को। मंडल देश को चलाते हैं, ये बात तो एकदम जायज़ है, इसीलिए हमने ये व्यवस्था अपनाई। सातवां इसका कारण कि संसदीय शासन व्यवस्था भारत में क्यों अपनाई गई, तो उसके पीछे का कारण ये था कि हमारे देश में प्रधानमंत्री जो होता है उसे प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है जनता द्वारा। उसे यानी प्रधानमंत्री को जनता प्रत्यक्ष रूप से चुनती है। और वहीं पर आठवां हम पॉइंट दे सकते हैं कि राष्ट्रपति नाम मात्र का क्या होता है, मुखिया होता है। नाम मात्र का मुखिया राष्ट्रपति होता है। तो गाइज़, ये बात से आपको समझ आ गया होगा, ये सारे पॉइंट हमारे को किस तरफ इशारा कर रहे हैं। ये हमारे को इशारा कर रहे हैं कि हमारे देश में जो कार्यपालिका के प्रकार या फिर हम बोल सकते हैं देश के शासन के प्रकार में ही संसदीय शासन को अपनाने के पीछे के कारण क्या थे, ये सारे इंडिकेशन कर रहे हैं हमारे देश की भौगोलिक संरचना, विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म और विभिन्न मजहबों के मौजूद होने के कारण ही हमारे देश में ये स्थिति आई कि हमने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया। होप करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी और आपको क्लियर हो गई होंगी।